Hello students and my dear friends, I am Dr. Shalini Shukla and today is 9th of May 2020 Saturday. So let's start with Business Standard Daily News Analysis. This analysis is suitable for these viewers and inspiration of the day is always look on the bright side of the life. In today's discussion, we are going to cover these articles. So let's start with article number 1 given on page number 1. Center to borrow 54% more in financial year 2021. कल गवर्नमेंट ने अपने फाइनेंशियल ईयर 2021 की बोरोइंग की लिमिट्स इंक्रीज़ कर दी है और कहा है कि गवर्नमेंट इज़ गोइंग टू बोरो मोर देन 53.8% इन दिस फाइनेंशियल ईयर। इस बार के बजट में जो फाइनेंशियल ईयर 2020 के बजट में गवर्नमेंट ने ऑलरेडी अपनी जो फिस्कल लिमिट थी उसकी फिस्कल डेफिसिट की लिमिट को 3% से बढ़ा करके 3.5% कर दिया था इन ऑर्डर टू इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट। बट कोविड-19 की वजह से वो 3.5% की लिमिट भी इस समय कम पड़ रही, इसलिए कल गवर्नमेंट ने अपनी बोरोइंग लिमिट को 53.8% से बढ़ा दिया है, जिसमें गवर्नमेंट अब पहले 7.8 ट्रिलियन का फिस्कल डेफिसिट रखा गया था, दैट इज़ 3.5%, अब उसको इंक्रीज करके 12 ट्रिलियन का गवर्नमेंट ने कर दिया। क्यों? बिकॉज ऑफ द कोविड-19 गवर्नमेंट इज़ फेसिंग इमेंस प्रेशर फॉर इंक्रीजिंग इज एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑन सोशल पर्पस। तो इसलिए इन सारी एक्सपेंडिचर्स को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट ने अपनी बोरोइंग्स की लिमिट बढ़ा दी है। क्यों? क्योंकि रेवेन्यू भी फॉल कर रहा है। हम सबको पता है कि बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ नहीं हुई हैं, शटडाउन्स हैं और जीएसटी फाइल नहीं हुआ है, इसकी वजह से गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी फॉल कर रहा है। बट ऑन द अदर हैंड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे कोविड-19 की वजह से बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर बढ़ भी रहा है। इसीलिए ये मैंडेटरी हो गया था गवर्नमेंट के लिए कि गवर्नमेंट अपनी बोरोइंग्स की लिमिट को बढ़ाए। और अगर आपको पता हो, पिछली न्यूज़ में भी कई सारी न्यूज़ में डिस्कस किया कि गवर्नमेंट ने बोरोइंग्स करी भी हैं आरबीआई से और गवर्नमेंट ने इवन एक इंटरनेशनल बैंक से भी बोरोइंग करी। क्या आप मुझे बता सकते हो कौन सा बैंक है और इंडियन गवर्नमेंट ने कितना अमाउंट बोरो किया है उस बैंक से? मैंने बैंक के आपको स्ट्रक्चर के बारे में भी डिस्कस किया था, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइएगा कि कौन सा बैंक है इंटरनेशनल बैंक जैसे इंडियन गवर्नमेंट ने बोरो किया हो और कितना बोरो किया है। और ये जो बोरोइंग्स कल जो गवर्नमेंट ने जो बोरोइंग की लिमिट इंक्रीज़ करी है, इसको देख करके कई सारे एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि अब इट इज़ द जो हमारा जो फिजिकल पैकेज था जो आने वाला था वो बस अब आने वाला, क्योंकि गवर्नमेंट ने बोरोइंग इंक्रीज़ कर दी और गवर्नमेंट कंटिन्यूसली डिस्कशन में है आरबीआई से कि कैसे बॉन्ड इशू करने हैं और किस तरीके से मार्केट में बॉन्ड आएंगे। कई सारे एक्सपर्ट ये भी कह रहे हैं कि गवर्नमेंट को कंसोल बॉन्ड, कंसोलिडेटेड एनुटी बॉन्ड भी इशू करना चाहिए, जैसा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वर्ल्ड वॉर 1 में इशू किया था इन ऑर्डर टू फाइनेंस इस डेफिसिट। क्यों? क्योंकि कई सारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि कोविड-19 पैंडेमिक इज़ अ वॉर लाइक सिचुएशन, तो वॉर बॉन्ड भी इंडियन गवर्नमेंट इशू कर सकती है। हालांकि इंडियन गवर्नमेंट ने ऐसा कोई अभी डिक्लेरेशन इस फील्ड में नहीं दिया है कि दे आर गोइंग टू लॉन्च द कंसोल बॉन्ड। बट ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जब गवर्नमेंट ने अपनी बोरोइंग लिमिट इंक्रीज़ कर दी है तो इस बात के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि गवर्नमेंट अब एक फिजिकल स्टिमुलस पैकेज को लेकर के आए। द ओरिजिनल प्लान एज अनाउंस्ड ऑन March 31st was that the borrowing in the first half between April and September would be 4.88 trillion। 4.88 ट्रिलियन का टारगेट रखा था, of which the government has already borrowed 98,000 करोड़ from the market, जिसमें से ऑलरेडी इतना बोरो हो चुका है। तो ये देखकर क्लियर लग रहा है कि आगे आने वाले टाइम में सितंबर तक की जो लिमिट उन्होंने अपनी फिक्स करी थी 4.8 ट्रिलियन की, ये डेफिनेटली ब्रीच होगी। तो इस चीज़ को देखते हुए गवर्नमेंट ने पहले ही अपने ऑर्डिनेंस इशू करके अपना जो है वो बोरोइंग बढ़ा दी है। तो अब दो तरह से गवर्नमेंट के पास सोर्स आ रहे हैं। एक जो गवर्नमेंट ने फ्यूल एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है, फ्यूल एक्साइज ड्यूटी से गवर्नमेंट को 1.12 ट्रिलियन का जो रेवेन्यू है वो इंक्रीज़ करेगा। ऑन द अदर हैंड गवर्नमेंट ने बोरोइंग भी बढ़ा दी, जिसकी वजह से गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू है और उस रेवेन्यू को अप्रोप्रिएट फील्ड पे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में इन्वॉल्व कर सकती है। और इसी एक्सपेंडिचर की वजह से जो ओपन मार्केट ऑपरेशन, जो बॉन्ड मार्केट में जो भी प्रॉब्लम आएगी यील्ड कर्व को लेकर के, उसको मैनेज करने के लिए आरबीआई को फ्री हैंड दे दिया गया है कि आरबीआई अपने ओपन मार्केट ऑपरेशंस अपने अकॉर्डिंग कर सकती है इन ऑर्डर टू मैनेज द यील्ड कर्व। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भी बताएंगे कि यील्ड कर्व क्या है, ये भी हमारा डिस्कस किया हुआ है। यील्ड कर्व को मैनेज करने के लिए आरबीआई को फ्री हैंड दे दिए गए हैं कि आरबीआई एज पर देयर ओन कन्विक्शन आरबीआई कैन गो फॉर ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है? सेलिंग एंड बाइंग ऑफ द
बॉन्ड्स, जिसमें जो आरबीआई वो बॉन्ड को सेल एंड बाई करती है ऑन द बेसिस ऑफ द वैल्यू, की वैल्यू कम है या ज़्यादा, उसके हिसाब से ज़्यादा करनी है वैल्यू या कम करनी है, उसके हिसाब से आरबीआई जो है वो ओपन मार्केट में बॉन्ड को सेलर बाई करती है। तो गवर्नमेंट और डेफिनेटली ये गवर्नमेंट भी जानती है कि आरबीआई पर प्रेशर होगा, इन्फ्लेशन को भी रिड्यूस करना आरबीआई का एक टारगेट है और यील्ड कर्व को भी मैनेज करना भी आरबीआई का ही एक टारगेट है। जब आरबीआई से पूछा गया कि आरबीआई मोनेटाइज करेगी गवर्नमेंट के डेफिसिट को डायरेक्टली बाय बाइंग द परचेज बॉन्ड, तो आरबीआई ने इस डिस्कशन पे अभी कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन नहीं दिया कि दैट आरबीआई इज डायरेक्टली गोइंग टू बाय द बॉन्ड्स इशूड बाय द गवर्नमेंट। आरबीआई खुद खरीद लेगी उस बॉन्ड को या मार्केट में फ्लोट करेगी, इस पर आरबीआई ने अभी कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया। ऑफिशियल कन्फर्म्स दैट डिस्कशन बिटवीन फाइनेंस मिनिस्ट्री एंड द सेंट्रल बैंक्स वर इंक्रीजिंग द बोरोइंग टारगेट टुक प्लेस इन पास्ट 7 to 8 days। कई पिछले कई 7 से 8 दिनों के से इन दोनों के बीच में डिस्कशन चल रहा है, इसीलिए अभी तक गवर्नमेंट का कोई स्टिमुलस पैकेज नहीं आया, क्योंकि बोरोइंग्स और रिवेन्यू पर अभी भी गवर्नमेंट की श्योरिटी नहीं थी। और जो 3.5% का टारगेट है दैट इज़ नो लॉन्गर होल्ड्स एंड सिंस द बोरोइंग इज़ गोइंग टू इंक्रीज, तो ये जो 3.5% ऑफ जीडीपी की जो इस बार गवर्नमेंट ने टारगेट रखा था अंडर विच एक्ट, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजटरी मैनेजमेंट एक्ट में गवर्नमेंट ने इस बार 3.5% का टारगेट रखा था कि फिस्कल डेफिसिट 3.5% से कम होगा, जो कि इस बार ब्रीच होता हुआ दिख रहा है ये टारगेट। अब इससे ज़्यादा होगा इस बार का फाइनेंशियल डेफिसिट या फिस्कल डेफिसिट, ऐसा कि प्रेडिक्ट किया जा रहा है। अगर हम देख लें तो ये रिवाइज नंबर्स हैं जिसको गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था मार्च 30 में कि पूरे ईयर में वो 7.8% ट्रिलियन का बोरो करेगी, जिसको गवर्नमेंट ने इनकार करके 12 ट्रिलियन कर दिया है, हाफ ईयर का ये था। और इस तरह से आप देख सकते हैं गवर्नमेंट के जो ईल्ड मार्जिन सिक्योरिटीज़ हैं उनका भी ईल्ड कर्व आप देख सकते हैं कैसे घट पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएशंस हैं, तो उसको भी आरबीआई को ध्यान में रख करके ओपन मार्केट ऑपरेशंस करने होंगे। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 गिवन ऑन पेज नंबर 1, RIL टू अनलॉक ₹87,000 करोड़ इन जियो प्लेटफॉर्म। जैसा कि हम सभी जानते हैं रिलायंस इंडस्ट्री कंटिन्यूअसली अपने आप को डेट फ्री बनाने के लिए कई सारे जो डील्स हैं और स्ट्रैटेजिक अलायंसेस या जॉइंट वेंचर के साथ आ रही है। तो अब RIL ने एक थर्ड डील को अनलॉक किया है और वो डील किसके साथ होने वाली है, ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो डील विस्टा इक्विटी पार्टनर्स के साथ होगी, जिसमें वो इन्वेस्ट करेंगे 11,367 करोड़ इन JPL इन रिटर्न ऑफ 2.3% स्टेक, यानी वो रिलायंस जियो में 2.3% का स्टेक खरीदेंगे और उसकी वैल्यू क्या होगी 11,367 करोड़, जिसकी वजह से जो RIL है वो अपने जो डेट फ्री जो उसका टारगेट है उसके बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाएगी। और इवन कई सारे ऑफिशियल्स ये भी कह रहे हैं कि 2021 के फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने से पहले ही आरबीआई जो RIL है वो डेट फ्री हो जाएगी। तो ये तीसरी डील है। इससे पहले की जो 2 डील्स थी वो कितनी थी, वो फेसबुक और सिल्वर लेक से थी, जिसमें RIL ने बेसिकली जियो प्लेटफॉर्म ने अपना 13.37% का स्टेक सेल कर दिया था। अब 2.3% का और स्टेक सेल होने वाला है। तो ये फेसबुक RIL कंटिन्यूसली अपने जियो प्लेटफॉर्म पे अपने स्टेक को सेल कर रही है क्योंकि उसको अपने डेट फ्री बनाना चाहती है, और ये तीसरी डील है। डेट फ्री हो जाएगी तो कंपनी पर कोई ऐसा लायबिलिटी नहीं रह जाएगी। और अगर मेजर प्लान की बात, मेजर उसके स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो ये स्टैटिस्टिक्स आप देख सकते हैं। और इससे पहले भी हम कई बार डिस्कस करते हैं, जो फेसबुक के साथ जो डील हुई थी वो उस डील के कंपैरिजन में सिल्वर लेक के साथ और जो विस्टा के साथ डील हो रही है वो प्रीमियम प्राइस पर हो रही है, 12.5% के प्रीमियम पे। क्यों? क्योंकि आफ्टर फेसबुक डील द वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी हैज़ इंक्रीज। तो विस्टा के साथ और सिल्वर लेक के साथ जो भी डील हुई वो 12.5% के प्रीमियम पर होगी। और अगर RIL के नेट डेट की बात करें तो मार्च में RIL का जो नेट डेट था वो 1.61 ट्रिलियन का था, जिसको ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आने वाले टाइम में जल्दी ही वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 गिवन ऑन पेज नंबर 1, LG पॉलीमर स्लैप्ड विद ₹50 करोड़ फाइन। जो कल गैस लीकेज हुआ था, कहाँ पर लीकेज हुआ था? विशाखापट्टनम में। कौन से गैस का लीकेज हुआ था? स्टायरीन का। ये सब आप याद रखेंगे, मैं बार बार इसलिए रिपीट करती हूँ स्टूडेंट, ताकि वो आपके माइंड में बैठ जाए। तो स्टायरीन गैस का जो लीक हुआ था और कहाँ, LG पॉलीमर में हुआ था, विशाखापट्टनम में हुआ था। उस पर इन्वेस्टिगेशन में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने LG पॉलीमर को इनिशियल लेवल पर 50 करोड़ का फाइन स्लैप किया है, वो भी इन्वेस्टिगेशन से पहले। अभी इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कहा है कि वो 50 करोड़ का फाइन जो है अभी इनिशियल लेवल पे दे। इंक्वायरी के बाद और कितना फाइन देना है ये इंक्वायरी के बाद डिसाइड होगा।
और इसी ड्यूरेशन में और इसी केस में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने एक हाई पावर्ड कमेटी सेटअप करी है। वो हाई पावर्ड कमेटी प्रॉब करेगी क्या इश्यूज थे और क्यों ये लीकेज हुआ, इस लीकेज की वजह से क्या नुकसान हुआ, कौन से ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबल हैं, ये सारे जो वो इन्वेस्टिगेशन है वो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की एक कमेटी करेगी। इसके लिए गवर्नमेंट ने भी एक हाई पावर कमेटी सेटअप करी है जो इस सारा मैनेजमेंट देखेगी, पुलिस केस को फाइल करेगी और गवर्नमेंट के बिहाफ पर गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करेगी। तो चीफ मिनिस्टर वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी said that government would close the plant and ask the management to shift operation outside the विशाखापत्तनम। और जब इनसे वहाँ के जब स्टेट गवर्नमेंट से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि दे आर ट्राइंग और दे आर आस्किंग मैनेजमेंट टू शिफ्ट देयर प्लांट इन आउट ऑफ द विशाखापट्टनम। मतलब स्कर्ट्स में, आउटस्कर्ट्स में गवर्नमेंट ये कह रही है कि अपना प्लांट रिलोकेट कर लो। मैक्सिमम टाइम जो प्लांट्स होते हैं वो आउटसाइड द सिटी ही रिलोकेट किए जाते हैं। क्यों आउटसाइड होते हैं, आउटस्कर्ट्स में होते हैं? क्योंकि इन्वायरमेंट पॉल्यूशन को मिनिमाइज़ किया जा सके, क्योंकि मोस्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व्स द इन्वायरमेंट पॉल्यूशन, तो उनको उसको कम किया जा सकता है। और इन केस कोई अगर इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट होता है तो उसका जो कैजुअलिटी हो, जो उसका इम्पैक्ट हो वो मिनिमम हो। बट कई बार जो है वो गवर्नमेंट या जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन होता है या जो सिटी एडमिनिस्ट्रेशन होता है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, वो रूल्स को वॉलेट करके, या कई कई बार ऐसा भी होता है कि आउटस्कर्ट में जब सिटी इतना डेवलप होता है तो जो आउटस्कर्ट होते हैं वो मेन सिटी में आ जाता है। ये भी कई बार होता है कि सिटी का डेवलपमेंट होता है, सिटी का एक्सपेंशन होता है, तो जो आउटस्कर्ट होते हैं और जो इंडस्ट्रीज एक्चुअली आउटस्कर्ट में होती हैं बहुत टाइम पहले, वो सिटी के प्रमाइसेस में आ जाती हैं क्योंकि इतना एक्सपेंशन सिटी का हो जाता है। तो कई बार ऐसा भी होता है और कई बार लोकल अथॉरिटीज़ जो होते हैं वो रूल्स को वॉलेट करके विद इन द सिटी ऑपरेट करने की परमिशन दे देती है। तो उसकी वजह से जब कभी ऐसा कोई मेजर इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट होता है तो बहुत सारे कैजुअलिटीज़ होती हैं और उसका इम्पैक्ट बहुत लार्ज होता है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए वहाँ के चीफ मिनिस्टर ने कहा है उस प्लांट से कि अपना जो प्लांट है वो आप बाहर शिफ्ट कर लीजिए और या तो वो उस प्लांट को क्लोज कर दीजिए। और एनजीटी ने एक हाई पावर्ड कमेटी, 5 मेंबर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी सेटअप करी है जिसमें कई सारे जो जुडिशियल मेंबर्स हैं वो इन्वॉल्व हैं और वो क्या चेक करेंगे, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, कॉजेज ऑफ फेलियर, द पर्सन एंड द अथॉरिटीज़ रिस्पॉन्सिबल, द एक्सटेंट ऑफ डैमेज एक्सेट्रा। वो सब चीज़ों को मैनेज करके देखेंगे या इस पर इन्वेस्टिगेशन करेंगे और दे विल सबमिट द रिपोर्ट विद इन 1 मंथ। और इसी ड्यूरेशन में जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है उसने बहुत सारी अदर अथॉरिटीज़ को भी नोटिस इशू किया, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट को भी नोटिस इशू किया गया, आंध्र प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को भी नोटिस इशू किया गया, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को भी, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ विशाखापत्तनम, इन सब को नोटिस इशू किया गया है। और इन सब से पूछा गया है कि आप बताइए व्हाट इज़ योर टेक एंड व्हाट इज़ योर रिस्पॉन्स एंड व्हाट यू हैव डन टू मिटिगेट ऑल दीज द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ दिस इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट, और कैसे परमिशन मिल गई और क्या आपने इंस्पेक्शन किया था सेफ्टी मेजर्स का, क्या नहीं, ये सब चीज़ों से सबसे एनजीटी ने सबको नोटिस इशू करके सबसे जवाब मांगा है। अब यहाँ पर आप सबके माइंड में एक क्वेश्चन उठा होगा, ये एनजीटी क्या और इतनी हाई पावर कैसे हो गया सो कि सबको नोटिस इशू कर दे रही। तो हम अगर बात करें तो एनजीटी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, एक स्पेशलाइज्ड बॉडी स्पेशली, जिसको सेट किया गया था अंडर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010। इसके स्टैट्यूटरी बॉडी और स्पेशलाइज्ड है किस चीज़ के लिए, सारे केसेस को डिस्पोज ऑफ करने के लिए जो कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन से रिलेटेड होते हैं। तो ऐसे सारे केसेस या इवेंट्स जो कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट और नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड हैं, उन सब पर अथॉरिटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की बनती है और उस पर वो सुओ मोटो अपने आप से उस पर वो एक्शन ले सकती है। उसको किसी इंडिविजुअल को वहाँ जाकर केस फाइल करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो एनजीटी बेसिकली एक स्पेशलाइज्ड बॉडी है जो कि सुओ मोटो एक्शन लेती है। और जब ये बॉडी बनाई गई थी तो इंडिया 3rd कंट्री पूरे वर्ल्ड में बन गया था टू सेटअप द स्पेशलाइज्ड इन्वायरमेंटल ट्रिब्यूनल ओनली आफ्टर ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। जब 2010 में ये बॉडी बनी थी तो केवल ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में एक ऐसा स्पेशलाइज्ड ट्रिब्यूनल था जो कि इन्वायरमेंट पर डेडिकेट था और इंडिया एक 3rd कंट्री थी। तो आप याद रखेंगे, हो सकता है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ये क्वेश्चन बन जाए क्योंकि एनजीटी जो है वो बहुत टाइम से न्यूज़ पे रह रहा है। एनजीटी इज mandate to make disposal of applications and appeals finally within 6 month of the filing a case। अगर केस फाइल होता है तो भी within 6 month इस ट्रिब्यूनल को वो अथॉरिटी या अवार्ड देना होता है या केस को डिस्पोज ऑफ करना होता है। ट्रिब्यूनल बेसिकली स्टूडेंट इसीलिए बनाई जाती है कि स्पीडी जो जुडिक्शन हो या जो स्पीडी डिस्पोजल ऑफ केसेस हो सके। अदरवाइज़ इंडिया के पास अपनी एक इंटीग्रेटेड जुडिशरी जो हर मैटर को उसमें डील कर सकती है, हर तरह के केस को डिस्पोज कर सकती है। बट ट्रिब्यूनल, चाहे वो कंपनी ट्रिब्यूनल हो, इन्वायरमेंटल ट्रिब्यूनल हो या कोई भी फैमिली लॉ ट्रिब्यूनल हो, वो इसीलिए बनाया जाता है ताकि डोर टू डोर जा कर के जो
जस्टिस है वो प्रोवाइड कर सके और स्पीडी डिस्पोजल हो सके केसेस का। ऐसा ना हो कि 2 साल 3 साल 4 साल 10 साल 15 साल केसेस लगातार चले, क्योंकि चाहे वो स्टेट जुडिशरी हो चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, सबके पास बहुत ज़्यादा स्टॉक पाइल होता है केसेस का। तो इसलिए ट्रिब्यूनल का फॉर्मेशन होता है और इसीलिए इन्वायरमेंटल ट्रिब्यूनल का भी फॉर्मेशन हुआ है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के तहत। अगर हम बात करें तो उसमें 10 से 20 मेंबर्स हो सकते हैं और ऑल दीज मेंबर्स आर एक्चुअली द मेंबर ऑफ जुडिशरी से या रिटायर्ड पर्सन होते हैं या वहाँ के उसी के ऐसे ऑलरेडी दे हैव द एक्सपीरियंस कोर्ट लॉयर्स होते हैं, उनको ही नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में डाला था। इसमें एक चेयरमैन होता है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अपॉइंट करती है। बेसिकली जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है वो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 में के अंडर काम नहीं करता। इट एक्चुअली ऑपरेट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है वो सिविल कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर को फॉलो करे, वो फॉलो करता है नेचुरल जस्टिस, जो उसको एक ज़्यादा पावर देती है कि वो अपने कन्विक्शन के अकॉर्डिंग नेचुरल जस्टिस प्रिंसिपल को यूज़ करके आउट ऑफ द बाउंड्री जाकर के भी जस्टिस प्रोवाइड करें। इसके 4 प्लेसेस हैं सिटिंग के, न्यू दिल्ली, भोपाल, पुणे, कोलकाता एंड चेन्नई। जो न्यू दिल्ली है वहाँ पर प्रिंसिपल बॉडीज बैठती है और बाकी इसमें अदर बॉडीज़ जो हैं वो बैठती हैं। अगर आपसे हो सकता है कई बार एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जा सके कि कहाँ कहाँ इसके सिटिंग प्लेसेस की बेंच कहाँ कहाँ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की बेंच बैठती है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल क्या क्या अवार्ड दे सकता है? रिलीफ दे सकता है, कॉम्पनसेशन दे सकता है, रेस्टिट्यूशन ऑफ द प्रॉपर्टी डैमेज, अगर कोई प्रॉपर्टी डैमेज हो उसको रीस्टोर करने के भी ऑर्डर दे सकता है। और इवन अगर नॉन कॉम्प्लियंस होता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अवार्ड का तो उसके पास इम्प्रिजनमेंट देने का भी पावर है, वो इम्प्रिजनमेंट भी दे सकती है जो बॉडी जो कन्विक्टेड पर्सन है उसको। तो इट्स अ वेरी स्पेशलाइज्ड और हाई पावर्ड बॉडी आप कह सकते हैं। आप देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 4 गिवन ऑन पेज नंबर 1, रिलीफ फॉर एनआरआईज फॉरेन इन्वेस्टर्स एज टैक्स रेजिडेंसी रूल ईज्ड। जो तो भी आरआई होते हैं चाहे जब पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन्स होते हैं वो जब भी इंडिया में या अपने कंट्री में रहते हैं आकर के तो उनका स्टे डिसाइडेड होता है, नंबर ऑफ स्टे इज़ डिसाइडेड। अगर वो उससे ज़्यादा स्टे करते हैं तो उनको इंडियन सिटीजन की कैटेगरी में डाल दिया जाता है और जिसके अंडर उनको इंडियन सिटीजन की कैटेगरी के तहत टैक्स पे करना होता है। कुछ नंबर ऑफ डेज स्पेसिफाइड होते हैं, वो थोड़ा डिफरेंस होता है। एनआरआईज के अलग होता है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन्स के लिए अलग होता है। तो इस तरह से क्या होता है, और नॉन रेजिडेंस इंडियंस के लिए अलग होता है। तो इस तरह से होता है क्या कि अगर वो उस नंबर ऑफ डेज जो भी नंबर ऑफ फिक्स नंबर ऑफ डेज है उसको क्रॉस कर लेते हैं, उससे ज़्यादा टाइम में अपने इंडिया में रहते हैं, अपने कंट्री में रहते हैं, तो दे हैव टू पे द टैक्स एज एक्चुअली इंडियन सिटीजन पेज। तो बहुत सारे एनआरआईज जो कि कोविड-19 के स्टार्ट होने से पहले या लॉकडाउन के स्टार्ट होने से पहले इंडिया में आ गए थे और उनको उस ड्यूरेशन में जाना था, मार्च में अप्रैल में उन्हें वापस जाना था और बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन और सस्पेंशन ऑफ द इंटरनेशनल फ्लाइट्स वो अपने कंट्री वापस जाकर नहीं जा सके और उनको इंडिया में ही रहना पड़ा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने फ्राइडे को एक ऑर्डर इशू किया जिसमें उन्होंने बोला जितने भी नॉन रेजिडेंस इंडियंस हैं उनका जो फोर्स स्टे है कंट्री में बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन वो काउंट नहीं किया जाएगा उनका टैक्स रेजिडेंसी स्टेटस कैलकुलेट करने में। टैक्स रेजिडेंसी स्टेटस मतलब अगर आप टैक्स रेजिडेंसी स्टेटस होता है कि आप एनआरआई हैं, आपके पास एनआरआई का स्टेटस है तो आप इतने से ज़्यादा दिन तक इंडिया में नहीं रह सकते और अगर आप रह रहे हैं तो इट मीन्स यू आर नॉट एनआरआई, यू आर द इंडियन सिटीजन एंड इफ़ यू आर द इंडियन सिटीजन यू हैव टू पे टैक्स एज पर द रूल्स ऑफ इंडियन सिटीजन। तो इस चीज़ के लिए बहुत सारे जो एनआरआईज थे उन्होंने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करी थी कि उनका फोर्स स्टे है और उस चीज़ को कैटर ना किया जाए वाइल कैलकुलेटिंग देयर टैक्स रेजिडेंसी स्टेटस। तो गवर्नमेंट ने इस चीज़ को मान लिया है और गवर्नमेंट ने कहा है कि जो फाइनेंशियल ईयर 20 में जितने भी एनआरआईज इंडिया आए थे और जो बिकॉज ऑफ द कोविड-19 या उसके सस्पेंशन की वजह से इंटरनेशनल फ्लाइट के सस्पेंशन की वजह से जो भी इंडिया में रह गए हैं फोर्सफुली उनका जब भी टैक्स स्टेटस काउंट किया जाएगा या टैक्स रेजिडेंसी स्टेटस काउंट किया जाएगा तो उसमें दिसंबर 2020 तक का स्टेटस और जब से वो आ रहे हैं उसके बीच का पीरियड नहीं इंक्लूड किया जाएगा। मतलब जब वो आए थे इंडिया में उस ड्यूरेशन लेकर के दिसंबर 20 फाइनेंशियल ईयर या आप ये भी कह सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 20 तक का स्टेटस में उनका उसको कैलकुलेट नहीं किया जाएगा। फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए जो अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर है जो आने वाला है, अब चूँकि इंटरनेशनल फ्लाइट्स अभी भी रिज्यूम नहीं हुई हैं तो चलो इस फाइनेंशियल ईयर में उन्हें एग्जेम्पशन मिल गया कि उनको उनका टैक्स रेजिडेंसी स्टेटस उस नहीं चेंज किया जाएगा। बट जो अभी
और अभी जून के बाद भी बहुत ज़्यादा दिख नहीं रहा इस चीज़ के चांसेस कि जो फ़्लाइट है इंटरनेशनल फ़्लाइट्स वो रिज्यूम होंगी, क्योंकि बहुत सारे जो इंटरनेशनल कंट्रीज़ हैं वहाँ पर भी कोविड-19 का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। तो उस फाइनेंशियल ईयर के बारे में गवर्नमेंट ने अभी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया या कोई गाइडलाइन इशू नहीं करी है। उसने कहा सिर्फ जो प्रेजेंट फाइनेंशियल ईयर है जो कि 2020 में एंड हो रहा है, उसमें उस टाइम पीरियड को रिमूव कर दिया जाएगा, जो कि फोर्सफुल स्टे रहा है सारे एनआरआईज़ का। और इसके बहुत सारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के, उन्होंने इस चीज़ को वेलकम किया है गवर्नमेंट के इस मूव को, और कहा है कि गवर्नमेंट ने ये मूव जो है बहुत टाइमली ले लिया है, बट गवर्नमेंट को आने वाले जो सर्कुलर है जो आने वाला टाइम है उसमें भी 2020 और 21 में भी इस सर्कुलर को इशू करना चाहिए, जिस पर गवर्नमेंट ने ये बोला है कि गवर्नमेंट 2020 और 21 में ये सर्कुलर इशू करेगी या नहीं करेगी, ये डिपेंड करता है कि जब कब तक इंटरनेशनल फ़्लाइट्स जो हैं वो रिज्यूम होती हैं। और इंडिया ही ऐसा पहला कंट्री नहीं है जिसने ये टैक्स रेजिडेंसी स्टेटस के लिए जो सर्कुलर इशू किया है, जो उसको एग्जेम्पशन दिया है एनआरआईज़ को। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट ने भी इंडिया को सजेस्ट किया था, और उसने भी अपने उन कंट्रीज़ ने भी अपने जो एनआरआईज़ हैं उस कंट्री के पर्टिकुलर उनको भी एग्जेम्पशन दिया है क्वारंटाइन और लॉकडाउन पीरियड में। और अगर आप कुछ स्टूडेंट को ये भी नहीं पता होगा कि टैक्स रेजिडेंसी स्टेटस क्या होता है, तो बहुत शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं। टैक्स रेजिडेंसी फॉर एन इंडिविजुअल इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ डेज स्पेंड इन इंडिया ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। ये टैक्स रेजिडेंसी स्टेटस किसी भी एनआरआई का इस बेसिस पर डिसाइड होता है कि वो कितने दिनों तक अपने होम कंट्री में रहा। कुछ नंबर ऑफ डेज फिक्स होते हैं, अगर उस नंबर ऑफ डेज के अलावा वो अपने होम कंट्री में रहता है तो फिर उसको इंडियन सिटीजन की तरह ट्रीट किया जा सकता है। एनी इंडिविजुअल स्टेइंग इन इंडिया फॉर अ मिनिमम ऑफ 182 डेज इन एनी फाइनेंशियल ईयर क्वालिफाइज टू बी रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया. A person who stays in India for a minimum of 60 days in a financial year may also be qualified as a resident for the tax purpose if his aggregated stay in the India in the immediate preceding 4 financial year exceeds the 365 days. तो नॉर्मल कंडीशन में 182 डेज होते हैं, और किसी किसी कंडीशन में 60 डेज भी हो सकते हैं अगर उसने पिछले अपने 4 सालों में वो 365 दिन से ज़्यादा इंडिया में रहा है। नंबर ऑफ डेज से ये डिसाइड होता है कि एक्चुअली आप एनआरआई हैं भी कि नहीं, क्योंकि एनआरआई से कुछ टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं। तो अगर आप इंडिया में ही रह रहे हैं तो इसका मतलब यू आर नॉट एनआरआई और यू हैव टू पे टैक्स एज पर द इंडियन सिटीजन। तो इस चीज़ के लिए गवर्नमेंट ने एग्जेप्शन दे दिया है, और टैक्स अथॉरिटीज़ को कहा है कि वो जो फॉरेनर्स हैं उनको कोई भी नोटिस इशू ना करें और उनको पीसफुली रहने दें। जब उनका टैक्स रेजिडेंसी स्टेटस कैलकुलेट हो तो उस फोर्सफुल पीरियड को डिडक्ट कर दिया जाए। तो ये एक अच्छा डिसीजन है गवर्नमेंट की तरफ से। और फाइनेंशियल ईयर 21 के लिए इस चीज़ को लेकर के अभी कोई भी डिसीजन नहीं लिया गया, जो कि हो सकता है आगे आने वाले टाइम में गवर्नमेंट ले। आप देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 5 गिवन ऑन पेज नंबर 6। यूपी ऑर्डिनेंस अ ब्लो टू इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सेज एक्सपर्ट। जैसे कि हम सभी देख रहे हैं कि हर स्टेट गवर्नमेंट जो है कोविड-19 की वजह से जो लॉस हुआ है इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ को, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के पर्टिकुलर स्टेट को, उसको ओवरकम करने के लिए बहुत सारे जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो अपने लेबर लॉस को एग्जेम्प्ट कर रहे हैं या लेबर लॉस को रिलीज़ कर रहे हैं, ताकि जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ हैं वो और ज़्यादा एफिशिएंटली काम कर सके वंस लॉकडाउन इज़ रिमूव्ड। तो जैसे सबसे पहले राजस्थान ने किया था, कल हमने डिस्कस किया था, कल कौन से स्टेट ने जो अपना इंडस्ट्रियल लॉ जो था उसको रिमूव किया या कुछ लॉस को एग्जेम्प्ट किया है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने। और अब यूपी ने भी कर दिया है, और आज के ही न्यूज़पेपर में गुजरात के लिए भी दिया हुआ है। तो एक यूपी गवर्नमेंट ने एक ऑर्डिनेंस इशू किया है जिसमें उसने एग्जेम्प्ट किया है फर्म्स को फ्रॉम ऑलमोस्ट ऑल लेबर लॉस फॉर द पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। 3 साल के लिए उसने इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट रिलेटेड जितने भी मैकेनिज्म, जितने भी लेबर लॉस थे, उनसे सारी फर्म्स स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स को एग्जेम्प्ट कर दिया है। इस मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स में वो सारी फर्म्स, वो सारे ऑर्गेनाइजेशन, वो सारे सर्विस ऑर्गेनाइजेशन भी आएंगे जो एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स को हेल्प करते हैं या उनके सप्लाई चेन में आते हैं। तो ये यूपी गवर्नमेंट का एक मेजर डिसीजन है जिसमें गवर्नमेंट ने ये कहा है कि सेफ्टी रिलेटेड नॉर्म्स और मिनिमम वेजेस प्रोविजंस जो हैं वो इंटैक्ट रहेंगे, उनको तो फर्म्स को वैसे ही फॉलो करना है, उनमें कोई चेंजेस नहीं किया है। बट जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट से रिलेटेड जो जितने भी लेबर लॉस थे, यूनियन जो होते थे उसमें
इंडस्ट्री एक्टिविटीज़ में जो इंडस्ट्रीज़ में जो यूनियन होती थी, स्ट्राइक्स होते थे, लॉकआउट्स होते थे, वो सारे प्रोविजन गवर्नमेंट ने सस्पेंड कर दिए फॉर द पीरियड ऑफ 3 months. अ कॉपी ऑफ द ड्राफ्ट ऑर्डिनेंस टाइटल द उत्तर प्रदेश टेम्परेरी एग्जेम्पशंस फ्रॉम सर्टेन लेबर लॉज ऑर्डिनेंस 2020 जो इशू किया है कल गवर्नमेंट ने, यूपी गवर्नमेंट ने. ऑर्डिनेंस हैज़ बीन सेंट फॉर द रेटिफिकेशंस टू द गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के पास जाएगा, फॉलोइंग विच इट विल बी सेंट टू द प्रेसिडेंट फॉर सम. अगर कोई चेंजेस आते हैं तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग चेंज होंगे, अदरवाइज ऐसा एज्यूम किया जा रहा है कि वो लॉ पास हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो इसी तरह के लॉज को इस समय ऑर्डिनेंस को ला रही हैं, ताकि उनकी जो फैक्ट्री, जो स्टैब्लिशमेंट है, मैन्युफैक्चरिंग, जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ है, जो उनको लॉस हुआ है वो ओवरकम कर सके. अब जैसे कि बहुत छोटा सा एग्जांपल है, इंडस्ट्री एक्ट 1948 में दिया हुआ है कि 8 घंटे से ज़्यादा आप किसी भी लेबर से काम नहीं करवा सकते हैं, और अगर आप करवा रहे हैं तो आपको उसको पर आवर डबल वेज देना पड़ेगा, जो उसका नॉर्मल वेज है उससे डबल वेज देना पड़ेगा. तो अगर ये लेबर लॉ अगर रहे, एग्जेम्प्ट ना किया जाए इसको, फैक्ट्रीज़ को इस चीज़ से अभी सस्पेंड ना किया जाए इस लेबर लॉ को, तो क्या होगा कि जो एक्स्ट्रा काम करने की बारी हो रही है, जो कम स्टाफ के साथ काम करने के लिए गवर्नमेंट कह रही है कि 33% स्टाफ के साथ काम करिए, 50% स्टाफ के साथ काम करिए, और 8 आवर का भी रिस्ट्रिक्शंस है, तो जो ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ होंगी इंडस्ट्री में वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होंगी और प्लांट को चलाना प्रॉफिटेबल नहीं होगा, क्योंकि आइडल कॉस्ट जो होती है, जो फिक्स्ड कॉस्ट होगी वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी. तो इसलिए अभी 8 आवर का जो क्लॉज है फैक्ट्री एक्ट में, इसको एग्जेम्प्ट करना पड़ेगा, इसको सस्पेंड करना पड़ेगा फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. तो 12 घंटे कर देगी गवर्नमेंट, उसको 13 घंटे कर देगी, जिससे कि जो लिमिटेड नंबर ऑफ वर्कर्स हैं वो ज़्यादा काम कर सकें और ज़्यादा वर्कर्स को बुलाने की ज़रूरत ना पड़े. गवर्नमेंट जो इंडस्ट्री वो 50% की स्ट्रेंथ से भी आराम से काम कर सके, अपनी कैपेसिटी को यूटिलाइज कर सके. तो इस बोला जा रहा है कि करीब 30 लेबर लॉज हैं जो कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट से टैकल करते हैं यूपी में, और वो सारे सस्पेंड रहेंगे, सीज टू एग्जिट होंगे इनटू अपकमिंग 3 years. नाउ विथ स्टैंडिंग एनीथिंग ऑब्टेन इन द ऑर्डिनेंस द प्रीवियस ऑपरेशंस ऑफ द वेरियस लेबर लॉज शैल नॉट बी अफेक्टेड. ऑर्डिनेंस में जितने दिए हुए केवल वही लॉ अफेक्टेड होंगे, वही लॉ सस्पेंड होंगे, वही सीज टू एग्जिस्ट करेंगे. अदर लॉज जो हैं जैसे कि सेफ्टी लॉ, जो सेफ्टी प्रोविजंस हैं, मिनिमम वेजेस एक्ट को लेकर जो प्रोविजंस हैं वो सारे इंटैक्ट रहेंगे. तो बेसिकली जो यूपी गवर्नमेंट ने जो एग्जेम्प्ट किया है, जो लेबर लॉज को सीज किया है, वो केवल इंडस्ट्रियल रिलेशन से रिलेटेड है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट मैकेनिज्म से रिलेटेड है, जैसे कि जो ट्रेड यूनियन है वो वॉयलेशन के तहत स्ट्राइक पर ना जा सके, किसी इंडस्ट्रियल यूनिट का जो क्लोजर वो ना कर सके. ठीक है, इस वजह से इस तरह के लॉस को सस्पेंड किया गया है. अगर कुछ हाइलाइट्स देखना चाहें तो आप हाइलाइट्स इसमें देख सकते हैं. ऑल द फैक्ट्रीज एस्टैब्लिशमेंट इंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस शैल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ ऑल बट द 3 लेबर लॉज फॉर द पीरियड ऑफ 3 years. नो वेलफेयर प्रोविजंस अंडर द फैक्ट्री एक्ट और द बिल्डिंग और द अदर कॉन्स्टिट्यूशंस वर्कर्स एक्ट विल अप्लाई. कोई वेलफेयर प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा कि आप हमको वेलफेयर में इतना बोनस दें, हमने 12 घंटे काम किया तो आप हमको बोनस दें, ऐसा कोई इस तरह के जो प्रोविजंस हैं वो एप्लीकेबल नहीं होंगे. इंडस्ट्री नॉर्मल वेजेस रेट पर भी वर्कर से काम करा सकती है, बट वो मिनिमम वेज से नीचे नहीं होगा. सेफ्टी प्रोविजंस अंडर द फैक्ट्री एक्ट टू बी केप्ट इंटैक्ट. सेफ्टी प्रोविजंस में कोई डील नहीं होगी. नो मीन्स टू सेटल डिस्प्यूट एट द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट विल बिकम रिडक्टेंट. जो भी मैकेनिज्म है डिस्प्यूट को सेटल करने का वो रिडक्टेंट नहीं होगा, आगे वो चलेगा. नो राइट फॉर टू फॉर्म यूनियंस और टू गो स्ट्राइक. वही इंडस्ट्रियल मैकेनिज्म, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के लेकर जो यूनियनबाजी होती है, स्ट्राइक पे चले आते हैं वर्कर्स कि हमारे अधिकार दो, हमारे अधिकार दो, वो सब चीज़ें नहीं चलेंगी. एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड और एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस बेनिफिट टू द कॉन्स्टिट्यूट एंड ग्रेचुटी स्कीम विल नॉट बी अप्लाई. कोई ग्रेचुटी स्कीम जो कैलकुलेशन होता है, प्रोविडेंट फंड का जो कैलकुलेशन होता है, वो फिलहाल इस 3 पीरियड में के बेसिस पर नहीं होगा कि आप 12 घंटे काम करें तभी ग्रेचुटी इंक्रीज हो जाए या आप का प्रोविडेंट फंड इंक्रीज हो जाए, वो नॉर्मल रहेगा. वर्कर्स टू बी पेड सैलरी डायरेक्टली इन देयर बैंक अकाउंट्स एंड टू बी रजिस्टर्ड थ्रू ऑनलाइन पोर्टल्स. वर्कर्स का जो सैलरी होगी वो ना आप कैश में नहीं देंगे, सीधे उनके बैंक अकाउंट में आएगी. और जो भी वर्कर्स काम कर रहे हैं उनको पहले ऑनलाइन पोर्टल जो भी स्टेट गवर्नमेंट का है उस पर रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, इसी के बाद वो काम कर पाएंगे, जिससे कि गवर्नमेंट को ये पता रहे कि कितने एक्चुअली वर्कर्स काम कर रहे हैं और किस तरीके से काम कर रहे हैं. ऐसा तो नहीं किसी इंडस्ट्रियल यूनिट में जो 50% का जो मिनिमम नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ के वर्कर्स का जो लिमिट है उसको वॉयलेट किया जा रहा है. ठीक है, तो इस तरह के प्रोविजंस जो हैं वो यूपी गवर्नमेंट ने लाए हैं एक ऑर्डिनेंस में, और 3 साल तक ये ऑर्डिनेंस एप्लीकेबल रहेगा. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 6 गिवन ऑन पेज नंबर 7. डोंट इशू नोटिस CBDT टेल्स ऑफिशियल्स. जो CBDT स्टैंड्स फॉर
सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्सेस, सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्सेस ने अपने ऑफिशियल्स को कहा है कि अभी इस ड्यूरेशन में जो इनकम टैक्स फाइल नहीं हो पा रहा है उसके अगेंस्ट में आप किसी भी ऑफिशियल को, किसी भी इंडिविजुअल को टैक्स नोटिस नहीं देंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि इस समय पैंडेमिक की सिचुएशन है, एडवर्स इफेक्ट है इकोनॉमी पे, हो सकता है जो एसएससी है उसकी सैलरी सही से आ ना रही हो सकता है उसका जो उसके जो बेनिफिट्स हैं, जो प्रॉफिट है वो जनरेट ना हो रहा, तो इसलिए जो भी टैक्स आप जो इसमें लगा रहे हैं, अगर जो एसएससी है वो सही टाइम पर टैक्स फाइल नहीं कर पा रहा, आईटीआर फाइल नहीं कर पा रहा, तो कोई भी नोटिस आप उसको इशू नहीं करेंगे। और इसी के लिए गवर्नमेंट ने जो इनकम टैक्स फाइल की डेट थी वो भी बढ़ा दी, और वो कितनी बढ़ा दी है ये आप मुझे बताएंगे, हालांकि आगे डिस्कशन में है, बट आप फिर भी मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बनाएंगे कि वो डेट पहले कितनी थी और अब कितनी गवर्नमेंट ने इंक्रीज कर दी है। अकॉर्डिंग टू इट एनी सच नोटिस वुड हैव अ एडवर्स इफेक्ट ऑन एसएससी एमिड द कोरोना वायरस पैंडेमिक। अगर क्यों गवर्नमेंट ने ऐसा डिसीजन लिया है? क्योंकि गवर्नमेंट जानती है कि इस समय ऑलरेडी जो पब्लिक है वो फाइनेंशियल डिस्ट्रेस में है, अगर उन पे कोई और इस तरह का इनकम टैक्स का नोटिस आ गया तो इट में क्रिएट अनदर पैनिक इन द पब्लिक और इन द सिटीजन्स इन द कंट्री। क्यों? क्योंकि अगर ये नहीं होता कि सबको ही जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो सबको ही नोटिस इशू कर देगा, इवन अगर कम नोटिस भी इशू होते हैं, कुछ ही नोटिस इशू करती है और वो मीडिया में सर्कुलेट हो जाते हैं, तो इट विल अननेसेसरी क्रिएट पैनिक अमंग पब्लिक की जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो नोटिस इशू कर रहा है। इट्स हाईलाइट सर्टन एरियाज विच नीड इमीडिएट अटेंशन एंड preparedness until normalcy return. The move comes at a time when the tax department face widespread criticism on the report prepared by the group of IRS officer. जो IRS officer ने याद है आपको रिपोर्ट प्रिपेयर करी थी जिसके अगेंस्ट तीन IRS ऑफिसर्स को चार्जशीट उनके अगेंस्ट दाखिल की गई थी कि उन्होंने अपने जो ड्यूटी है उसको पूरी तरह से फॉलो नहीं किया। तो उस सारी चीज़ों को, उस पैनिक को कम करने के लिए जो CBDT है उसने कहा है कि जो ऑफिशियल्स हैं वो ध्यान से काम करें और इस तरह के किसी भी इशू में ना पड़ें जो कि अननेसेसरी पब्लिक पैनिक क्रिएट करे। इट हैड क्रिएटेड पैनिक एंड टैक्स पॉलिसी अनसर्टनिटी एट द टाइम व्हेन इंडिया इज ऑलरेडी गोइंग टू द डिफिकल्ट इकोनॉमिक सिचुएशन। जो IRS की जो रिपोर्ट लीक हुई थी उसने बहुत ज़्यादा पैनिक क्रिएट करा था। आइडेंटिफिकेशंस एंड प्रिपेयर्डनेस रिगार्डिंग द इशुएंस ऑफ द नोटिस अंडर सेक्शन 148 विच डील्स विद इनकम escaping and return filing in all eligible cases should be done by June 30। जून 30 तक की लिमिट दे दी है, जून 30 के बाद आप करें। However, these notice are to be issued only after getting fresh communication from the board in this regard। जो भी आप प्रीवियस नोटिस जो भी वॉलेशंस थे टैक्स को लेकर के, अगर आपको फिर भी कोई नोटिस इशू करना है आप, तो आपको पहले आपको जो अथॉरिटीज़ हैं उनसे फ्रेश कम्युनिकेशन करके नई परमिशन लेनी पड़ेगी ऐसा कोई भी नोटिस किसी भी अथॉरिटी या किसी भी इंडिविजुअल के अगेंस्ट इशू करने के लिए। मतलब अगर CBDT कोई नोटिस इशू करना चाहता है, उसके ऑफिशियल्स कोई नोटिस इशू करना चाहता है, तो दे हैव टू टेक द फ्रेश परमिशन from the authorities regarding this. It added that due to the unprecedented situations arising out of the COVID-19 induced social distancing and lockdown this year, a relatively short interim actions plan has been issued। तो ये इस इश्यू से अगर हम हाइडलाइंस देखना चाहें तो क्या क्या टैक्स रिलीफ्स मिले हैं। CBDT गेव एडिशनल टाइम्स फॉर डीलिंग विद द टैक्स अफेयर्स। जो टैक्स अफेयर्स हैं एंड CBDT ने और टाइम बढ़ा दिया है कि अगर आपने पे नहीं किया है टाइम पर अपना टैक्स, आपका ड्यू है इवन पिछले ईयर का भी, तो उसको फिल करने के लिए CBDT ने कहा है कि आपको 30 जून तक का टाइम दिया जा रहा है, आप उस पर टैक्स पे कर सकते हैं। डेडलाइन फॉर फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न्स एक्सटेंडेड टू जून 30 तक इनकम टैक्स रिटर्न की भी फाइलिंग डेट एक्सटेंड कर दी गई। रिलीज ऑल पेंडिंग टैक्स रिफंड्स अप टू 5 lakhs। रिलीज ऑल पेंडिंग टैक्स रिफंड्स अप टू 5 लाख। 5 लाख तक के जो भी रिफंड थे उन सबको CBDT ने बोला है कि चलो सबके ITR वापस करो, सबको इनकम टैक्स रिटर्न दो जो कि 5 लाख से ज़्यादा नहीं, जिनका विदिन 5 लाख है उन सबको रिफंड करना स्टार्ट कर दो ताकि पब्लिक में पैनिक क्रिएट ना हो और इवन मनी सप्लाई भी बनी रहे, ऐसा गवर्नमेंट का मानना है। इन्हांस टैक्स पेयर सर्विसेज एंड कम्युनिकेशन इनिशिएटिव, और कम्युनिकेशन इनिशिएटिव करो, पब्लिक में पैनिक ना क्रिएट हो, इस तरह के कोई भी एक्शन नहीं लेने हैं। री रजिस्ट्रेशन डेडलाइन फॉर ट्रस्ट ऑल्सो बीन एक्सटेंडेड। जो रजिस्ट्रेशन जो ट्रस्ट थे उनके रजिस्ट्रेशन की जो डेडलाइन होती है वो भी एक्सटेंड कर दी है CBDT ने इस पैंडेमिक को ध्यान में रखते हुए, चाहे वो चैरिटेबल ट्रस्ट हों चाहे वो रिलीजियस ट्रस्ट हों। अक्टूबर 1 तक की वो डेडलाइन इंक्रीज कर दी गई है। ठीक है, अब देख लेते हैं सम अदर न्यूज़ क्लिप्स।
लॉकडाउन इफेक्ट्स एवरी सेकेंड इंडियन इन सिटीज़ नाउ ऑन इंटरनेट। लॉकडाउन की वजह से क्या हुआ, जो इंटरनेट का यूजेस बढ़ गया। एक सर्वे हुआ जिसमें पाया गया कि हर दूसरा इंसान सिटी में इस समय इंटरनेट को यूज़ कर रहा है, आइदर फॉर वर्किंग फ्रॉम होम और फॉर सम अदर पर्पस। तो जो इंटरनेट का यूजेस है वो बढ़ गया। जो जितना टाइम स्पेंड होता था इंटरनेट पे प्री कोविड-19 वो कितना था, वो 3 आवर्स 22 मिनट्स का था। ड्यूरिंग कोविड-19 वो 3 आवर्स 54 मिनट्स का हो गया। तो नंबर बढ़ गए हैं। चैटिंग, सोशल नेटवर्किंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, गेमिंग, इन सब का यूजर्स ये देख सकते हैं आप। 18% चैटिंग, 15% सोशल नेटवर्किंग, 15% वीडियो स्ट्रीमिंग एंड 11% गेमिंग, इन सब के जो रेट में वो इंक्रीज़ हुआ है। इसलिए बोला जा रहा है कि आप इसको इस तरह से बोल सकते हैं कि पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो सारी आईटी फर्म्स और टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री के लिए जो कि इस सेक्टर में डील करती हैं। आफ्टर यूपी गुजरात रिलैक्स लेबर लॉस, जैसा कि हमने डिस्कस किया है, गुजरात ने भी लेबर लॉ को रिलैक्स कर दिया है, जिसमें उसने 3 रेगुलेशंस को रिलैक्स किया है। जो बेसिकली जो नई कंपनीज हैं जो कि एक्चुअली स्टार्टअप्स में आएंगी उन पर वो टैक्स लॉ अप्लीकेबल नहीं होंगे। हालांकि बहुत सारे एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि अमेंडमेंट इन दीज लेबर लॉज बाय डिफरेंट स्टेट इज गोइंग टू कॉज अ न्यू पैंडेमिक। लेबर और माइग्रेंट लेबर ऑलरेडी एक पैंडेमिक को जो सबसे वर्स्ट हिट है वो फेस कर रहे हैं, और इस तरह के लेबर लॉज को एग्जेम्प्ट कर देना, रिलैक्स कर देना बाय गवर्नमेंट इज कॉजिंग अनदर पैंडेमिक फॉर द लेबर सेक्शन। तो ये सेपरेट टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, कितना एथिकल है कितना एथिकल नहीं है। बट फॉर एन इंडस्ट्रियल पर्पस, अगर इंडस्ट्री से पूछा जाए तो लेबर लॉस का रिलैक्सेशन उनके लिए बहुत एक पॉजिटिव न्यूज़ है, पॉजिटिव सेंटीमेंट्स है, जो कि उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ में, इकोनॉमिक रिवाइवल में हेल्प करेगा। फर्स्ट 24/7 सोलर टेंडर क्लोज टू 2.9 यूनिट, जो कि सोलर पावर से जो एनर्जी जनरेट होती थी उसकी कॉस्ट 7-8 रुपीज़ पर यूनिट आती थी बहुत पहले। बट ड्यू टू द एफिशिएंसी ऑफ द सोलर पैनल्स बहुत सारी इंडस्ट्री डेवलप हुई, और इंडिया में जैसे सोलर एनर्जी को या रिन्यूएबल एनर्जी को जो गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है, तो इवेंचुअली वो जो रेट है वो 2.9% तक आ गया है। जो टेंडर आना था जिसमें कंट्री ने फर्स्ट टेंडर इशू किया था फॉर सोलर पैनल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन को लेकर के, आप थोड़ा सा न्यूज़ को डिटेल में पढ़ सकते हैं, जिसमें जो शुरुआत में जो रेट्स आते थे वो 7 to 8% पर यूनिट आता था, और जो इस बार जो रेट कोट किया गया है, मिनिमम रेट जो कोट किया गया है वो 2.9% का, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर है वो 2.9% पर यूनिट पर इलेक्ट्रिसिटी जो सोलर से जनरेट हो रही है वो देने को तैयार है। द कंट्रीज फर्स्ट टेंडर फॉर प्रोवाइडिंग राउंड द क्लॉक सोलर पावर सॉ दिस लोवेस्ट टैरिफ ऑफ ₹2.9%। तो ये एक बहुत अच्छी न्यूज़ है, आप बोल सकते हैं, जिसकी कंपटीशन की वजह से इंडिया में सोलर पैनल से जो इलेक्ट्रिसिटी, जो रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है उसकी कॉस्ट कम हो रही है, और कॉस्ट कम हो रही है तो वो जो कोल से जनरेट इलेक्ट्रिसिटी होती है वो उसके बराबर कॉम्पिटिटिव आ रही है। 2022 तक का गवर्नमेंट का टारगेट है, कुछ स्पेसिफिक टारगेट है, आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे गवर्नमेंट कितने % ऑफ देयर एनर्जी need want to be एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम रीन्यूएबल सोर्सेज। गवर्नमेंट कितने % चाहती है कि उसकी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो रीन्यूएबल सोर्सेज से पूरा हो। 2022 तक गवर्नमेंट ने एक टारगेट स्टैब्लिश किया है, तो उस टारगेट के अकॉर्डिंग ये बहुत अच्छी न्यूज़ है कि हम इतने मिनिमम रुपीज़ पर आ गए, जो कि कभी 7-8 रुपीज़ होता था। रिन्यूएबल एनर्जी इज़ वेरी कॉस्टली कंपेयर टू द कोल एनर्जी, ठीक है। कोल इलेक्ट्रिसिटी के कंपैरिजन में रिन्यूएबल बहुत कॉस्टली हुआ करती थी, इसीलिए कोल जो उससे जनरेट इलेक्ट्रिसिटी होती थी, जो थर्मल पावर प्लांट से जनरेट इलेक्ट्रिसिटी होती थी, वो इंडिया में बहुत ज़्यादा यूज़ होती थी, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी तो थी वो महंगी थी। बट चूँकि गवर्नमेंट कंटिन्यूसली रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को प्रमोट कर रही है, तो इवेंचुअली अब उसका बेनिफिट दिखने लगा है, और कॉस्ट डिक्रीज होकर के कितनी आ गई है, 2.9 यूनिट तक आ गई है। तो इट इज़ गोइंग टू बी द वेरी गुड न्यूज़ फॉर इंडियाज़ एनर्जी टारगेट। आज की न्यूज़ ऑफ द डे क्या है, यूपी ऑर्डिनेंस अ ब्लो टू इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सेज एक्सपर्ट। जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने कहा जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन आया है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डिनेंस यूपी गवर्नमेंट ने इशू कर दिया, जिसकी वजह से कई सारे अदर डिसरप्शंस आएंगे। अपने डिबेट्स हैं, डिबेट लेट्स नॉट गो इनटू दैट डिबेट। बट हाँ, एक चीज़ आपके लिए स्टूडेंट यहाँ इंपॉर्टेंट है, फैक्ट्री एक्ट 1948 और लेबर लॉज जो है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। आगे आने वाले बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपका फैक्ट्री एक्ट 1948 बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट कॉन्स्टिट्यूट करेगा, तो उसको आप थोड़ा सा डिटेल में इस न्यूज़ को पढ़ सकते हैं। दीज आर द रेफरेंसेज। इफ़ यू लाइक, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू स्टूडेंट।